अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की वीडियो में एक खूनी मकड़ी की पुरअसरार, अनोखी और दहशतनाक कहानी। अब्बा पहले दिन से मुझसे बहुत नफरत करते थे, बावजूद इसके मैं अब्बा से वालेहाना मोहब्बत करता था। अम्मा मेरी पैदाइश के 3 माह बाद अब्बा से तलाक लेकर अपने मेके चली गईं। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद होने के बावजूद महरूमियों का शिकार हो गया। अम्मा ना तो मुझे अपने साथ ले गईं और ना ही अब्बा मुझे अपने पास रखने के लिए तैयार थे। ऐसे हालात को मलहूज़े खातर रखते हुए मेरी फुप्पी मुझे अपने साथ ले गईं। फुप्पी जान तो बज़ाते खुद बहुत अच्छी थी, लेकिन इनकी औलाद का रवैया मेरे साथ बहुत बुरा था। मुझे आज भी याद है कि मैं उस वक़्त 3 साल का था जब फुप्पा अपने सबसे छोटे बेटे को स्कूल एडमिशन के लिए ले जा रहे थे, तो फुप्पी जान ने इन्हें मुखातब किया, सुनिए फुफ्फा जी। फुप्पी जान की आवाज़ सुनकर रुके और सवालिया निगाहों से मुड़कर फुप्पी जान को देखा। रेहान के साथ जैगम को भी ले जाते, दोनों का एक साथ एडमिशन करवा दें। क्या कहा तुमने? फुफ्फा जान सख्त गुस्से से बोले, क्या ये कम है कि इसे 2 वक्त की रोटी यहाँ मिल रही है? इसी पर गुजारा करो। शुक्र करो मैंने इसे बाहर नहीं निकाला, वगरना किसी लावारिस को ऐसे घरों में कौन रखता है। फुप्पो इससे ज्यादा कुछ ना बोली, बस खून के घूंट पीकर रह गईं। मुझे फुप्पो ने खुद से चिपका लिया। मैं ना समझ होने के बायस इस वक्त कुछ समझ ना पाया था। दिन पर लगाकर गुजरते गए और मैं 7 साल का हो गया। मेरे फुफ्फीजाद बहन भाई मुझसे दूर दूर रहते थे। अपने किसी भी खेल में वो मुझे शामिल नहीं करते थे। मैं घर के एक कोने में दुबका बैठा रहता था। अगर इस घर में मुझे किसी से कुछ प्यार मिला था तो वो सिर्फ फुफ्फी जान और घर के पुराने मुलाजम रहीम से। रहीम की कोई औलाद ना थी। इसकी अहलिया कैंसर की बीमारी की जद में आने की वजह से जिंदगी की बाजी हार गई थी। रहीम का दुनिया में कोई नहीं था। एक शाम घर जाते समय इसने फुफ्फी जान से कहा कि मुझे इसे सौंप दिया जाए। बदले में वो इस बात की जमानत देने लगा कि मेरे अच्छे मुस्तकबिल के लिए कोई दकीका फरोगजाश्त ना करेगा। फुफ्फी जान इसकी बात सुनकर खुशी से फूले ना समाई। क्या मैं तुम पर एतबार कर सकती हूँ रहीम? फुफ्फी जान ने बेयकीनी के आलम में पूछा। बीबी, मेरी जिंदगी आपकी नौकरी करने में बीत चुकी है। क्या मैं अभी इस काबिल नहीं हुआ कि आप लोग मुझ पर भरोसा कर सको? रहीम ने बेबसी से होंठ भींचते हुए पूछा। ऐसी बात नहीं है रहीम, फुफ्फी जान ने जवाब दिया। जैगम मेरा इकलौता भतीजा है और हकीकत ये कि मुझे अपनी औलाद से ज्यादा अजीज है। यहाँ इसके साथ जो सलूक बरताक जाता है, इससे तुम भी बखूबी आशना हो। बस मैं चाहती हूँ कि मेरी औलाद की तरह मेरे भतीजे का मुस्तकबिल भी रोशन हो जाए। बीबी, मैं इस बात की जमानत देता हूँ कि आपके भतीजे को अपनी औलाद समझकर इसकी परवरिश करूँगा। रहीम ने यकीन दहानी करवाते हुए कहा। फुफ्फी जान इसकी बात सुनकर उठी और कमरे में चली गई। रहीम इसी तरह अपनी जगह पर खड़ा था, जबकि मैं सोफे पर बुर्जुमान। जल्द ही फुफ्फी जान लौटी तो इनके हाथों में एक छोटा सा बैग था। इसके अंदर 12 लाख रुपए हैं। इससे एक अच्छा सा मकान खरीद लेना और बाकी पैसों से कोई अच्छा सा कारोबार शुरू कर देना। फुफ्फी जान ने बैग रहीम की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ना बीबी जी ना, रहीम ने इनकार करते हुए कहा। इतनी बड़ी रकम भला मैं कैसे ले सकता हूँ? साहब जी को इल्म हुआ तो वो मेरा जीना मुहाल कर देंगे। इस बात की फिक्र मत करो, फुफ्फी जान ने रहीम की ढार्स बंधाते हुए कहा। तुम अभी पैसे और जैगम को लेकर शहर चले जाओ, वहां जाकर तुम महफूज रहोगे। फुफ्फी जान ने जबरदस्ती पैसे रहीम को थमाए, फिर मेरी तरफ मतवज्जा हुई। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। फुफ्फी जान मुझे गले लगाते हुए बोली, यहाँ तुम्हें गुलामी की जिंदगी गुजारते देख नहीं सकती। तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी है। फुफ्फी जान हमें दरवाजे तक छोड़ने आई। रहीम मुझे लेकर सीधा लारी अड्डे पे आया, जहां से हम दोनों एक गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी कमोपेश 3 घंटे तक चलती रही और बिलाखिर हम दोनों एक पुरशोर इलाके में पहुंच गए। रात एक होटल में गुजारी। रहीम, जिसे मैंने चचा रहीम के नाम से बुलाना शुरू कर दिया था, इसने जल्द ही एक 2 मंजिला मकान खरीद लिया जो 7 लाख में मिला। नीचे वाले पोर्शन पर हमने रहाइश रख ली, जबकि जल्द ही ऊपर वाला पोर्शन किराए पर चढ़ गया। इसके अलावा चचा रहीम ने गारमेंट्स का काम शुरू किया, जिसका तजर्बा ना होने के बावजूद
जल्द ही वो तजर्बा कार हो गए। यूं घर का सर्कट बहुत अच्छा चलने लगा। चचा रहीम ने मुझे एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेकर दिया। ये मेरे शौक की इंतहा थी या फिर मजबूरी कि मैंने एक साल में 2-2 क्लासें पास की और ये रूटीन हश्तम तक जारी रही। मैट्रिक मैंने आला नंबरों से पास की, जिसकी वजह से एक अच्छे और प्राइवेट कॉलेज में फ्री एडमिशन मिल गया। दिन पर लगा के गुजरते चले गए। रहीम चचा के बालों से स्याही खत्म हो गई। दूसरी तरफ फुफ्फी जान हेपेटाइटिस के मर्ज का शिकार होकर जिंदगी की बाजी हार गई। मैं फुफ्फी जान के जनाजे में शामिल हुआ और काफी रोया। कोई भी मुझे नहीं पहचान पाया था। रहीम चचा को मैंने जानबूझकर नहीं जाने दिया, क्योंकि इनकी शनाख्त में ज्यादा देर नहीं लगनी थी। इन्हीं दिनों अब्बा का इंतकाल हुआ, लेकिन मैं इनके जनाजे में शरीक ना हुआ, ना ही मुझे इनकी मौत का मलाल हुआ। चचा रहीम की वफात के बाद पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम मैंने गारमेंट्स का काम भी संभाल लिया। चचा रहीम के हयात में पढ़ाई के बाद मैं उन्हीं के पास दुकान पर बैठा रहता था, जिसकी वजह से काम का तजर्बा पहले से ही था। यही वजह थी कि चचा रहीम की वफात के बाद इस काम को संभालना वक्ते तलब अमर ना था। चचा रहीम की वफात के बाद बिल्कुल अकेला होकर रह गया था। रात की तारीकी काट खाने को दौड़ती थी। इतने बड़े घर में अकेले रहना बहुत मुश्किल था। मरता क्या ना करता, गुजारा तो करना ही था। चचा रहीम जैसे मुशफिक इंसान की यादें पूरे घर में बसी हुई थी। ऐसे ही एक बार जब मैं घर काफी देर से आया, इस दिन मौसम में भी काफी अब्बर आलूद था। चचा रहीम की वफात के बाद मैंने शराब नोशी भी शुरू कर दी थी। इस रात भी मैंने विस्की की एक छोटी बोतल चढ़ा रखी थी। नशे में धुत जब मैं घर पहुंचा तो ऊपर वाले पोर्शन की लाइट ऑफ देखकर दिल को कुछ तशफ़ी हुई। मैंने लाइटें ऑन की और अपने कमरे में जाकर बेड पर औंधे मुंह तकरीबन गिर पड़ा। मदहोशी के आलम में नींद की देवी जल्द ही मेहरबान हो गई। अभी मुझे सोए थोड़ी देर ही हुई थी कि मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरी गर्दन दबोच रहा हो। तकलीफ की शिद्दत के बायस कुल बुला कर उठा और दोनों हाथों से गर्दन दबोचने को पकड़ा और जोरदार झटका मारा। न जाने वो क्या था, लेकिन जो भी अफरियत थी, इसके अनगिनत पांव थे। मैं जल्दी से उठ बैठा। ये देखकर हैरत ज़दा रह गया कि कमरे में मेरे अलावा और कोई ना था। मैंने दोबारा गर्दन पर हाथ फेरा तो मेरा हाथ लेसदार मादे से भर गया, साथ ही दर्द की शिद्दत में इजाफा हो गया। जब मैंने अपने हाथ को देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन सरक गई, क्योंकि मेरे हाथों पर खून लगा हुआ था। गोया वो जो भी था मेरी गर्दन से खून पी रहा था। खून से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा जिस्म बुरी तरह से कांपने लगा था। कमरे में कोई भी ना था। मेरा सारा नशा दूर हो चुका था। अचानक मुझे यूं लगा जैसे फर्श पर कोई चीज रेंग रही हो। मैंने सरहद से दरवाजे की तरफ देखा और अगला मंजर देखकर मेरी ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे अटक कर रह गई। मेरे सामने एक नाकाबिले यकीन और भयानक मंजर था। छोटे कछुए की जिसामत की एक बड़ी मकड़ी दरवाजे के पास खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। इसकी बड़ी बड़ी चमकीली आंखें मुझ पर ही मरकूज थी। शोले उगलती इन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इस मकड़ी ने अपना मुंह खोला और जुबान को सांप की मानद अंदर बाहर करने लगी। फिर अगले दोनों पांव उठाकर इनको मिलाकर हिलाने लगी। मैं ये ना समझ सका कि इसके ऐसा करने का मतलब क्या था, लेकिन इतना जरूर जान चुका था कि मेरी गर्दन में दांत पेवस्त करके खून चूसने वाली वही मकड़ी थी। खून और तकलीफ की शिद्दत के बायस मैं बुरी तरह से कांप कर रह गया था। मेरे अंदर इतनी ताकत पैदा नहीं हो पा रही थी कि मैं उठकर इस खूनी मकड़ी का किला कमा कर सकता। मेरे देखते ही देखते वो मकड़ी दरवाजे से बाहर निकल गई। इसके निकल जाने के बावजूद मेरे खौफ में कमी रूनुमा ना हुई थी। मेरा रुआं रुआं कांप रहा था। रात जैसे तैसे करके बीत गई। दिन का उजाला फैलते ही हर शय मुनव्वर हो गई। मैंने पूरा घर छान मारा, मगर इस मकड़ी को मिलना था ना ही मिली। मैं घर से बाहर निकला और सीधा दुकान पर आ गया। नाश्ता दुकान पर ही मंगवाया। काम में इस कदर मगन हुआ कि रात वाले वाक़े को यकसर फरामोश कर बैठा। दिन गुजरने का पता भी ना चला और रात की तारीकी ने इर्द गिर्द में पड़ाव डालना शुरू कर दिया। कमोपेश 11 बजे के करीब जब मैं दुकान बंद कर रहा था तो मेरे साथ वाली दुकान वाला पड़ोसी सफदर मेरे पास आया। जैगम घर जा रहे हो क्या? सफदर ने पूछा। जी हाँ, मैंने जवाब दिया।
آج خیریت تو ہے، تم ابھی تک گئے نہیں؟ میں نے تالے لگا کر ہاتھ جھاڑے اور صفدر کو مخاطب کیا۔ بس یار، دیر ہو گئی ہے، صفدر نے جواب دیا۔ صفدر شہر سے کم و بیش 7 کلومیٹر دور چک نہال سے آتا تھا۔ اس کے پاس اپنی بائک تھی، وہ روزانہ آتا جاتا تھا، اور اگر کبھی وہ لیٹ ہو جاتا تو میرے پاس رک جاتا تھا۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ لیٹ ہو جانے کی وجہ سے اب وہ یہاں رکنے کا مطمئن تھا۔ کام زیادہ تھا، بس لیٹ ہو گیا۔ صفدر نے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، کھانے میں کیا چلے گا؟ میں نے پوچھا اور صفدر کے پیچھے بائک پر برجمان ہو گیا۔ کچھ بھی چلے گا، صفدر نے جواب دیا اور بائک ہوٹل کی طرف موڑ دی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے پورے وجود پر چونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ ایک عجیب سی کھلبلی مچ چکی تھی۔ سمجھ سے بالاتر تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے ذہن میں آیا کہ شاید چکن کھانے کی وجہ سے یہ سب کچھ محسوس کر رہا ہوں، لیکن جلد ہی سمجھ گیا کہ بات یہ نہیں ہے۔ وجود میں دوڑتے لہو میں تپش کی شدت بڑھنے لگی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ صفدر گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر لائٹ آن کی اور اسے ایسی فل چھوڑ دیا۔ جلد ہی کمرے میں کولنگ کی وجہ سے ٹھنڈ بڑھ گئی، لیکن بے چینی اور اضطرابیت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تبھی میری نگاہ کمرے میں ادھر ادھر گھومنے لگی۔ میری متلاشی نگاہیں اس مکڑی کو تلاش کر رہی تھی جو کل میری جان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ کل تک میں جس مکڑی سے خوفزدہ تھا، آج اسی کا منتظر تھا۔ میری بے چینی میں متواتر اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرا من چاہ رہا تھا کہ وہ مکڑی واپس آئے اور میری رگوں سے ایک بار پھر خون چوسے۔ میری حالت بدتدریج خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں اسی کیفیت میں مبتلا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے کوئی چیز میرے سامنے سے گزری ہو۔ میں فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ میرے سامنے وہی خونی مکڑی اگلے دونوں پیر اٹھا کر انہیں مکھی کی طرح آپس میں مسل رہی تھی۔ میری نگاہوں کے سامنے وہ مکڑی بیڈ پر چڑھتی چلی آئی۔ اسے بیڈ پر آتا دیکھ کر میں سیدھا لیٹ گیا تاکہ وہ میرا لہو پی سکے۔ جب کافی دیر تک وہ خونی مکڑی میری طرف نہ آئی تو حیرت و یاس سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ مکڑی کہیں دکھائی نہ دی۔ غصے سے پیچ و تاب کھاتا میں اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن وہ مکڑی مجھے دکھائی نہ دی۔ تبھی میری نگاہیں صفدر پر پڑیں تو حیرت کے مارے میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ مکڑی صفدر کی گردن سے چپکی ہوئی تھی۔ صفدر کی آنکھیں حیرت سے باہر ابلی ہوئی تھیں۔ اس کا جسم ساکت تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ مکڑی اس کی گردن سے رینگتی ہوئی نیچے اترتی چلی گئی۔ میں حیرت و خوف کے ملے جلے تاثرات سے اس مکڑی کو باہر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دروازے سے باہر نکلتے نکلتے اچانک وہ مکڑی رکی، اور کل کی طرح آج بھی اس نے دونوں پاؤں کھڑے کر کے اسی طرح مسلے جس طرح تھوڑی دیر قبل اس نے مسلے تھے۔ گویا وہ میرا مذاق اڑاتی ہوئی جا رہی تھی۔ مکڑی کے نکلتے ہی میں نے صفدر کو ہلایا، لیکن یہ دیکھ کر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ صفدر کا جسم ساکت ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ زردی مائل ہو چکا تھا۔ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی تھی۔ خوف کی پرچھائیاں پوری طرح سے مجھ پر سایہ فگن تھیں۔ مکڑی نے صفدر کا خون نچوڑ لیا تھا، اسے ابدی نیند سلا دیا تھا۔ صفدر کی موت پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دل ڈوب چکا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ایک بار پھر مجھ سے کوئی قیمتی چیز چھین لی گئی ہو۔ کافی دیر تک میں پریشانی کے عالم میں بیٹھا یہ سوچتا رہا کہ اب صفدر کے جسم کو ٹھکانے کیسے لگایا جائے۔ سوچ سوچ کر دماغ پھٹنے لگا تھا۔ پریشانی کے عالم میں میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ رات کی تاریکی نے ہر شے کو اپنی گرفت میں جکڑ رکھا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ باہر جا کر دیکھوں کہ کوئی ہے تو نہیں، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر کسی کی نظر پڑ گئی تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سمجھ سے بالاتر تھا کہ اس پریشانی کا حل کیسے تلاش کیا جائے۔ اسی کیفیت سے دوچار میں ایک بار پھر اپنے کمرے کی اور بڑھا۔ نہ جانے وہ خونی مکڑی کہاں سے آن وارد ہوتی تھی اور کوئی نہ کوئی مصیبت گلے ڈال دیتی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اگلا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ بیڈ پر صفدر کی لاش پڑی تھی اور وہ خونی مکڑی صفدر کا پیٹ چاک کیے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس مکڑی کی جسامت میں حیرت انگیز اضافہ ہو چکا تھا۔ اب وہی مکڑی ایک بڑی بلی کی جسامت کے برابر ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور آگ کے شعلوں کی مانند دہک رہی تھیں۔
इन आंखों में बला की हैबत पिन्हा थी। खौफ से मुझे अपनी रगों में लहू मंजमद होता हुआ मालूम हो रहा था। मुझे अंदर दाखिल होता देखकर वो मेरी तरफ मतवज्जा हो गई। इसने अपना अगला एक पांव उठाया और यूं हिलाया जैसे मुझे अपने पास बुला रही हो। पहले तो मुझे यकीन ना आया, लेकिन बगौर देखने पर यकीन हो गया कि वो मुझे ही बुला रही है। मेरा दिल धक से हलक को आन लगा। ना चाहते हुए भी मैं इसकी तरफ चल पड़ा। मेरे करीब पहुंचते पर इसने एक बार फिर सफदर का गोश्त नोचा और चुपक चपक की आवाज निकालते हुए हजम कर गई। एक बार इसने मुझे एक ऐसा इशारा किया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे यूं लगा जैसे मैं इसका गुलाम बनकर इसके इशारों पर चलने लगा हूं। अब की बार वो अकेली सफदर का गोश्त नोच कर नहीं खा रही थी, मैं भी शामिल था। इंसानी खून और गोश्त अब मेरी मजबूरी बन चुका था। अब मैं अपने घर में अकेला नहीं रहता था, बल्कि वो खूनी मकड़ी भी मेरे साथ रहती थी। मैंने प्यार से इसका नाम मानो रखा हुआ था। हमारे यहाँ बिल्लियों को अक्सर मानो के नाम से मुखातब किया जाता है। वो मकड़ी अब किसी बड़े बिल्ले की जिसामत से कम नहीं थी। यही नहीं बल्कि अब वो मकड़ी और मैं दोनों इकट्ठे एक ही बेड पर सोते थे। वो मेरी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। इसकी अदम मौजूदगी में मेरा दिल नहीं लगता था। अब मैं रोजाना इसके लिए और अपने लिए शिकार तलाश करके लाता था। किस्मत की बात है कि कोई ना कोई हत्थे चढ़ ही जाता था। ये जानते हुए भी कि चोर की चोरी एक ना एक दिन पकड़ी जाती है, मैं कभी भी खौफजदा नहीं हुआ। मरना तो है ही, फिर क्यों ना खूब अय्याशी करके मरा जाए। इस रोज मेरी दुकान पर एक नहायत ही हसीन और जमील दशीजा शॉपिंग करने आई थी। इसने अपना नाम गुले रुख बताया था। गुलाब के फूल की तरह इसका चेहरा तरोताजा था। पहली ही निगाह में हम दोनों एक दूसरे के करीब हो गए। अब वो मेरे साथ मेरा घर देखने के लिए जा रही थी। इसका भी इस दुनिया में सिवाय एक भाई के कोई नहीं था। न जाने क्यों मैं इतना संगदिल हो गया था कि सब कुछ जानते हुए भी इसके गर्म खून का प्यासा हुए जा रहा था। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, मैंने मानो को छत पर घूमते देखा। वो खुशी से झूमते हुए अगले दो पैर उठाकर मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी। गुले रुख को कमरे में बैठाने के बाद मैं पानी का बहाना करके जैसे ही बाहर निकला, मानो ने धावा बोलने के लिए अंदर कदम रखा। गुले रुख ने शायद इसे नहीं देखा था। मेरे दिल के खानों में गुले रुख की मोहब्बत के चलते दिए ने फड़कना शुरू कर दिया। तभी मेरा हाथ पास रखी कुल्हाड़ी की तरफ घूमा। कुल्हाड़ी उठाकर मैं फौरन कमरे में दाखिल हुआ। गुले रुख की पुश्त दरवाजे की तरफ थी, मानो इसके पीछे पहुंच चुकी थी। शायद गुले रुख को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ था। वो घूमी, दूसरी तरफ मानो फिजा में ऊपर उठी और ऐन इसी वक्त मेरा हाथ हरकत में आया और मानो का जिस्म दो हिस्सों में तकसीम हो गया। मानो के तड़पते शरीर की आंखों में हैरत और यकीन के तासरात अय्यां थे। दूसरी तरफ गुले रुख इस अफरियत को देखकर और फिर दो टुकड़ों में तकसीम होता देखकर सहम गई और दौड़कर मेरे गले लग गई। मासूम बच्चों की तरह वो मेरे सीने से चिपकी खड़ी थी और मैं इसे तसल्ली दे रहा था। फिर मानो का वजूद धुआं बनकर हवा में तहलील हो गया। मानो के मरते ही मेरी हालत भी अतदाल पर आ गई। मेरे अंदर जैसे इंसानी खून की तलब खत्म हो गई और मैं पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगा। और फिर चौथे माह गुले रुख मेरी बीवी बनकर मेरे घर आ गई। अब हम दोनों मियाँ बीवी एक जान दो कालब बनकर पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। तो जी नाजरीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।